अस्सलाम वालेकुम माय डियर स्टूडेंट्स, क्या हाल है आप सबके। आई होप कि आप सब बिल्कुल ठीक ठाक होंगे और आपकी स्टडीज भी बिल्कुल सही जा रही होंगी। एक दो दिन थोड़ा सा बिजी था, इसलिए नई वीडियो अपलोड नहीं कर पा सका। इंशाल्लाह आज एक बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ हम आए हैं आपके साथ, और इन कंटिन्यूएशन विद द फर्स्ट चैप्टर स्टाइकोमेट्री, उसी में हम लोग जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है वो आज हमारा है एटॉमिक मास, या इसको बोलते हैं रिलेटिव एटॉमिक मास एंड एटॉमिक मास यूनिट, AMU। सो आज हम लोग ये पढ़ने जा रहे हैं कि मैक्रो लेवल से लेकर जब हम माइक्रो लेवल पे जाते हैं, पर्टिकुलरली एटॉमिक लेवल पे जाते हैं, तो फिर हम उस एटम का मास कैसे कैलकुलेट करते हैं। सो हाउ टू कैलकुलेट, हाउ टू मेजर द एटॉमिक मास ऑफ एन एटम, ये सवाल है आज का हमारा, और इसी पे आज हम बात करने जा रहे हैं। डियर स्टूडेंट, इससे पहले कि डायरेक्टली मैं इस टॉपिक पे आऊं और इस पे डिस्कशन हम लोग स्टार्ट करें, इट इज बेटर टू मेक सम बैकग्राउंड। हर टॉपिक का ये एक उसूल होता है पढ़ाने का कि जब भी हम किसी चीज पे बात करें तो अपनी पूरी कोशिश करें कि उससे रिलेटेड, उसके बैकग्राउंड में कुछ ऐसी बातें जोड़ें ताकि स्टूडेंट्स को इंटरेस्टिंग लगे, स्टूडेंट्स समझने में उनको आसानी हो और वो रिलेट करना स्टार्ट करे चीजों को, तब जाकर उनको एक टॉपिक कंप्लीटली वो समझ में आता है। सो लेट्स स्टार्ट अवर टॉपिक। डियर स्टूडेंट्स, हम अपने आप को लेके जाते हैं बहुत पुराने जमाने में, यानी हम ये तस्वर कर रहे हैं कि इस वक्त हम उस जमाने में मौजूद है जहां पर साइंस ने इतनी ज्यादा तरक्की नहीं की थी। तो उस वक्त भी फॉर एग्जाम्पल हम ये तस्वर करते हैं कि मैं एक उस्ताद हूं, एक टीचर हूं, और मेरे पास एक स्टूडेंट अपनी चेयर लेके आया। क्या लेके आया? एक चेयर लेके आया और बोला कि सर ये मेरा चेयर वजनी है। उसने और कुछ भी डिस्कशन नहीं की और कुछ भी नहीं बोला, जस्ट उसने ये बोला कि सर ये चेयर बहुत भारी है। इसके बाद एक दूसरा स्टूडेंट आया, उसने बोला कि सर ये वाला मेरा जो चेयर है ये बहुत भारी है। तो हम सब कंफ्यूज हो गए कि पहले जो स्टूडेंट आया था क्या उसका चेयर भारी था, या अब जो स्टूडेंट लेके आया ये वाला चेयर भारी है। सो ये कंफ्यूजन चल रही थी कि कौन सा चेयर कितना भारी है और कौन किससे ज्यादा भारी है। इसको हल करने के लिए ये साइंस की दुनिया के लोग बैठ गए और उन्होंने ये सोचना स्टार्ट किया कि ऐसा तो बहुत मुश्किल है, डिसीजन लेना एक ऐसा स्टैंडर्ड बनाने की कोशिश करते हैं ताकि लोगों को आसानी हो किसी भी चीज का वजन करने के लिए। वो डायरेक्टली उस स्टैंडर्ड के साथ उसको क्या करेगा, स्टैंडर्डाइज करेगा या उसके साथ कंपेयर करने की कोशिश करेगा, तब जाकर उसे फील होगा कि वो जो सब्सटेंस लेके आया, जो मैटर लेके आया है, उसका असल वजन कितना होगा। तो सब लोग बैठ गए और स्टैंडर्ड एक रेफरेंस के पीछे भागने लगे कि वजन के लिए, मैसेस के लिए हमारे पास एक ऐसा स्टैंडर्ड यूनिट होना चाहिए जिसमें हम चीजों को तोलना स्टार्ट करेंगे, और वो एक ऐसा स्टैंडर्ड होगा, एक ऐसा रेफरेंस होगा जिसके साथ हम बाकी की चीजों को क्या करेंगे, कंपेयर करते जाएंगे, उसके साथ रिलेट करते जाएंगे और उनके मासेस कैलकुलेट करेंगे। तो हुआ क्या? तो फर्स्ट टाइम ये जो केजी का लफ्ज है, किलोग्राम, किलोग्राम केजी का लफ्ज आया, ये एक यूनिट कंसिडर हुआ इस आई सिस्टम के मुताबिक मैसेस के लिए। और ये किस तरह हुआ और ये है क्या? बेसिकली कहते हैं कि फ्रांस में एक सिलेंडर रखा हुआ है जिसकी हाइट और जिसका डायमीटर वो तकरीबन 39
मिलीमीटर है, अराउंड 39 मिलीमीटर एक सिलेंडर बनाया गया। और ये सिलेंडर की जो कंपोजिशन है वो ये दो एलिमेंट्स पर मुश्तमिल थी, इनसे बनाया गया था, प्लेटिनम और इरिडियम से। 90% आपके पास प्लेटिनम था, 10% आपके पास इरिडियम था। यानी इन दो मेटल्स का एलाई आपके पास से एक सिलेंडर बनाया गया जिसकी हाइट 39 मिलीमीटर और जिसका डायमीटर भी 39 मिलीमीटर था। और उसको रखा गया और उसको नाम दिया गया कि आज के बाद हम ये तसव्वुर करेंगे, हम ये बिलीव करेंगे कि इस सिलेंडर का जो मेस है वो क्या है, वो 1 kg के बराबर है। क्या है? 1 kg के बराबर। सो मेस के लिए एक यूनिट डिस्कवर हुआ, एक यूनिट उन्होंने डिसाइड किया और वो यूनिट डिफाइन कर रहा था उस सिलेंडर को जो कि प्लेटिनम और इरिडियम से बनाया गया था। 90% वो प्लेटिनम पे मुश्तमिल था जबकि 10% वो इरिडियम पे मुश्तमिल था और जिसकी हाइट और डायमीटर तो तकरीबन क्या थी, अराउंड 39 मिलीमीटर थी। तो अब अगर उस वक्त हमने ये सिलेंडर बना लिया और वो दूसरे फिर मेरे पास आए और एक ने बोला कि सर मैंने आपसे डिस्कस किया था कि मेरा जो चेयर है इसका वजन, इसका मेस ज्यादा है। मैंने कहा कोई टेंशन नहीं है। हमने एक स्केल लिया, एक वेइंग बैलेंस लिया। क्या लिया? एक वेइंग बैलेंस लिया, ये लिया वेइंग बैलेंस। अब देखते जाइए, हमने कहा इधर अपना चेयर रखो, उसने चेयर रखा। फॉर एग्जाम्पल स्टूडेंट ए का चेयर ये था और हमने यहां पर सिलेंडर रखना स्टार्ट किया। क्या यार? सिलेंडर। फॉर एग्जाम्पल हमने एक सिलेंडर रखा, 2 रखे, 3 रखे, 4 रखे, 5 रखे, 6 रखे, 7, 8, 9, 10। जब हमने एक साइड पर टोटल 10 सिलेंडर रख के तब जाकर चेयर और उन सिलेंडर्स का मेस वेइंग बैलेंस पे क्या हुआ, बराबर हुआ। तो हम यूं लिख सकते हैं उस चेयर के लिए, ये जो स्टूडेंट नंबर 1 है या ए है, इसके लिए हम लिख सकते हैं कि ये जो चेयर लेके आया आपके पास, उसका वजन है वो कितना, वो 10 सिलेंडर के बराबर है। कितने के? 10 सिलेंडर्स के बराबर है। या हम यूं लिख सकते हैं उसके लिए कि 10 kg के बराबर है, क्योंकि सिलेंडर रिप्लेस कर गया विथ kg। दूसरा स्टूडेंट आया, हमने उसे बोला कि भाई अब आप अपना चेयर रखो, चेयर बी रखा गया और यूं हम लोग फिर से सिलेंडर रखते गए यहां तक कि टोटल 12 सिलेंडर रखे गए। कितने? 12। जो दूसरा स्टूडेंट आपके पास था बी, उसका जो चेयर आपके पास था वो बराबर हुआ 12 सिलेंडर के। कितने? 12 सिलेंडर के, मींस 12 kg उनका मास था। कितना? 12 kg। यूं हमने उन 2 चेयर्स को वो स्टैंडर्ड के साथ वो कंपेयर किया, उसकी बेस पे हमने बोला कि जो स्टूडेंट बी है उसका जो चेयर है वो ज्यादा वजनी है स्टूडेंट ए के चेयर के साथ। यूं विद रिलेटिव टू सिलेंडर हमने चीजों का वजन करना स्टार्ट किया। अब अगर कोई टेबल लेके आए तो इसी तरीके से हम उसका वजन, उसका मेस मालूम कर सकते हैं कि नहीं कर सकते? कर सकते। इसी तरीके से अगर कोई पेन लेके आए तब भी आप कर सकते, अगर कोई मार्कर लेके आए तब भी उस वक्त हम कर सकते थे। इट मीन्स दैट हम लोगों ने, जो साइंटिफिक कम्युनिटी है, उन्होंने एक ऐसा यूनिट निकाल दिया कि भाई ये स्टैंडर्ड है, आज के बाद
जिन जिन भी मटेरियलिस्टिक चीजों का आप वजन करोगे इसके साथ कंपेयर करके निकालोगे। विद रिलेटिव टू दिस सिलेंडर यू आर सपोज टू कैलकुलेट टू मेजर द masses ऑफ एनी मटेरियलिस्टिक थिंग। ये हमने स्टार्ट किया। ओके, ये सब समझ में आना स्टार्ट हुआ। धीरे धीरे जब साइंस ने तरक्की की और हम मैक्रो सब्सटेंसेस से, मैटर से जब हम माइक्रो लेवल पे आए, मॉलिक्यूलर लेवल पर, एटॉमिक लेवल पे आए, तो डाल्टन ने जो बातें की थी अपनी थ्योरी में अबाउट द एटम कि इस कायनात का सबसे छोटा जर्रा वो एटम है और एटम ही इस दुनिया को तख्लीक कर रहा है। यानी एटम एटमों के साथ मिल मिल के ये तमाम चीजें वो बना रहा है। और ये एटम इतना छोटा है कि यू कांट डिवाइड इट फर्दर। उसने ये भी बोला था। तो जब हम इतने छोटे जर्रों पे आ गए, माइक्रो लेवल पे आ गए, एटॉमिक लेवल पे आ गए, तो फिर ये सवाल उठने लगा कि भाई इनके मैसेस कौन मेजर करेगा, हम कैसे इनके मासेस को कैलकुलेट करेंगे, क्योंकि अकॉर्डिंग टू डाल्टन ये तो इतना छोटा है कि यू कांट इवन उसको आप देख भी नहीं पा सकते विद नेकेड आईज। सो आप लोग या हम लोग इसको कैसे कैलकुलेट करेंगे इनके मैसेस को। तो धीरे धीरे हम लोग पहुंचने वाले हैं एटॉमिक मास या रिलेटिव एटॉमिक मैसेस पे कि ये क्या है बेसिकली। सो अब जब यहां से हमें कुछ ना कुछ कंसेप्ट गेन होने लगा, एक आइडिया मिलने लगा हम लोगों को, हमने सोचा कि अगर केजी जो कि सिलेंडर से उस पे पूरा बेस कर रहा था, वो एक स्टैंडर्ड हम लोगों ने एक मटेरियलिस्टिक चीज बनाई थी और उससे हम बाकी मटेरियलिस्टिक सब्सटेंसेस की या मैटर की वो विद रिलेटिव टू दिस मेन मेड सिलेंडर के साथ हम कंपेयर करके मासेस को कैलकुलेट करें, तो क्या ऐसा नहीं हो सकता कि जब हम एटॉमिक लेवल पे जाएंगे, एटम्स जितने अभी तक दरियाफ्त हुए हैं, तो इनके मैसेस भी, उनके लिए भी कोई क्राइटेरिया होना चाहिए, कोई स्टैंडर्ड होना चाहिए, कोई रेफरेंस होना चाहिए जिसके थ्रू हम बाकी तमाम एटमों का क्या निकालेंगे सॉरी मेस जो है वो हम क्या करेंगे, कैलकुलेट करेंगे। तो फिर क्या हुआ, लोगों ने कहा कि भाई हम अगर एटॉमिक लेवल पे जा रहे हैं और मैसेज को मालूम करने जा रहे हैं तो क्या करें, ऐसा कौन सा छोटा जर्रा होगा, एटम होगा जो सबसे छोटा होगा, जो सबसे इंतहाई स्मॉलर होगा, और उसी के साथ हम बाकी चीजों को फिर क्या करेंगे, वो कंपेयर करेंगे, वो हमारा एक सिलेंडर होगा। यानी एटमों में हम लोग सिलेंडर को ढूंढने लगे, यानी एटॉमिक लेवल पे हम लोग केजी को ढूंढने लगे। तो डेफिनेटली यू कांट measure the masses of an atom by comparing it with the cylinders। kg बहुत बड़ा यूनिट है, ठीक है। तो क्या हुआ, उन्होंने सोचना स्टार्ट किया कि ऐसा कौन सा एलिमेंट होगा। तो पहले उन्होंने हाइड्रोजन को पकड़ा, ठीक है, कि यार H2 इट इज द लाइटेस्ट एलिमेंट्स की दुनिया में, चलो इससे ही लोगों को कंपेयर करना स्टार्ट करते हैं। उसी तरीके से सिलेंडर को जो हमने यहां रखा था, अब हम हाइड्रोजन को यहां रखना स्टार्ट कर देते हैं और बाकी एटमों को, एलिमेंट्स को यहां रखना स्टार्ट कर देते हैं और फिर देखते हैं ये हमारे पास रेफरेंस होगा और विद दिस रेफरेंस हम बाकी तमाम एटमों के मासेस को निकालने की कोशिश करेंगे। लेकिन उसमें मुसीबत आने लगी। क्या था कि एक तो वो बहुत हाईली रिएक्टिव था, ठीक है। सो ड्यू टू उसकी जो रिएक्टिविटी थी, उसकी बेसिस पर उसकी स्टेबिलिटी नहीं थी और उनके जो आइसोटोप्स थे वो 3 थे और तीनों एग्जिस्ट करते थे, ठीक है। तो लोगों ने कहा कि नहीं, हम कौन से आइसोटोप के साथ वो बाकी तमाम एटमों को रख कर
वो रिलेटिव एटॉमिक मास निकालने की कोशिश करेंगे। तो उन्होंने कहा कि चले इसको छोड़ दें। फिर सोचने लगे कि भाई इन तमाम लोगों में एक बंदा तो ऐसा होगा, एक एलिमेंट तो ऐसा होगा जो बहुत ही ज्यादा क्या होगा, स्टेबल होगा, और जो कायनात में बहुत ज्यादा पाया भी जाता होगा। तो फिर साइंटिस्ट ने सोचा कि वो कार्बन ही हो सकता है। सो कार्बन डिसाइड हुआ कि भाई आप वो बंदे होंगे जो कि बाकी तमाम एटमों के लिए एक्सटेंडेड होंगे, एक रेफरेंस के तौर पर आप यूज होंगे, ठीक है, और बाकी हम आपके साथ लोगों को, एटमों को रखते जाएंगे, और यूं आपकी वजह से बाकी तमाम एटम्स के, बाकी तमाम एलिमेंट्स के वो मैसेज हम निकाल पाएंगे। तो क्या हुआ, जब कार्बन आया, इन्हें कहा कि भाई हम भी तो मुख्तलिफ किस्म के हैं, मे बी तो 12, मे बी तो 13, मे बी तो 14, मीन्स मेरे पास भी तो 12 न्यूक्लियॉन्स है, मेरे कुछ भाई ऐसे हैं जिनके पास 13 न्यूक्लियॉन्स है, मेरे कुछ भाई ऐसे हैं जिनके पास 14 न्यूक्लियॉन्स है। तो भाई हम भी तो 3 डिफरेंट आइसोटोप में वो एग्जिस्ट करते हैं, तो रेफरेंस कौन सा होगा। हमने कहा कि नहीं, हमने भी आप में से उस भाई को सेलेक्ट करना है जो सबसे ज्यादा है, ठीक है, और जो सबसे लीस्ट रिएक्टिव है, और जो स्टेबिलिटी पॉइंट ऑफ व्यू से और रिएक्टिविटी की बेस पर हमने C12 को क्या किया, वो सेलेक्ट किया, क्योंकि इसकी एबंडेंस क्या थी, बहुत ज्यादा थी। लेकिन चूंकि ये भी लाइटर एलिमेंट तो नहीं था, ये भी काफी भारी एलिमेंट था। फिर सोचा कि इससे तो मजीद छोटे छोटे कम मासेस, लाइटर मासेस के एटम्स भी तो हैं, तो हम वो कैसे कंपेयर करेंगे। फिर सोचा कि नहीं, हम कार्बन एग्जैक्टली नहीं लेते, हम इसके टुकड़े करते हैं, इसके पीसेस करते हैं, इसको काटते हैं, और यहां तक काटते हैं, यहां तक इसके टुकड़े बनाते हैं कि जो एक टुकड़ा हमारे पास आएगा, जो एक पीस हमारे पास आएगा, वो ये तस्वुर होगा कि सबसे लाइटेस्ट मास रखने वाला पीस होगा या मास रखने वाला टुकड़ा होगा। उन्होंने कहा कि हाँ चलो देखते हैं। इन्होंने कहा कि अगर हम लोग कार्बन के 12 पीसेस करें, 12 टुकड़े करें, तो जो 12वां हिस्सा है, 12वां टुकड़ा जो है, जो 12वां पीस है, उसका जो मेस होगा, ठीक है, वो हम सेलेक्ट करते हैं, उसको सिलेंडर मानते हैं, उसको केजी मानते हैं। बात रिलेट करना स्टार्ट करें कि हम किस तरीके से वो केजी का कंसेप्ट उससे इंस्पायर होकर यहां पे हम कैसे उसको रिलेट कर पा रहे हैं। तो हमने बेसिकली क्या किया, कार्बन एटमों का समंदर हमारे सामने बैठा हुआ है, लाखों करोड़ों के कार्बन के एटम से हमने उनमें से सिर्फ एक कार्बन को बुलाया, एक कार्बन को, सिंगल कार्बन एटम को बुलाया, भाई इधर आओ, वो हमारे पास आया। फिर उनको पूछा बैठो यहां पे, जब वो बैठ गया, फिर हमने उससे कहा कि भाई हमने आपकी मदद से बाकी तमाम एटमों का मास निकालना है, चाहे वो हाइड्रोजन है, लिथियम है, सोडियम है, पोटेशियम है, रुबीडियम है, सीजियम, फ्रांसियम है, या बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंशियम, बेरियम, रेडियम है, या बोरॉन, एल्यूमिनियम, गैलियम, इंडियम, थीलियम है, या फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन है, या जो भी है, जितने भी एलिमेंट्स दरियाफ्त हुए, भाई आप ही वो बंदे होंगे जो हम स्टैंडर्ड के तौर पे लेंगे। आपको हम एजाज देना चाहते हैं, आपको हम सेलेक्ट कर रहे हैं, और बाकी एटम्स आएंगे, चेंज करके आएंगे, हाइड्रोजन आएगा, लिथियम आएगा, बेरिलियम आएगा, ऑक्सीजन आएगा, नाइट्रोजन आएगा, फ्लोरीन आएगा, क्लोरीन आएगा, आप इधर अकेले बैठे होंगे, आप स्टैंडर्ड होंगे। उसने कहा मैं तो भारी हूं, ठीक है, आप अगर मेरी बात कर रहे हो तो बेरिलियम, बाकी लोग मुझसे क्या है, वो लाइटर है, तो फिर गड़बड़ नहीं होगी। हमने कहा नहीं, हमने आपको जो सिंगल एटम है, किसका, कार्बन का, हमने आपको एग्जैक्टली नहीं लेना, हमने आपके 12 पार्ट्स करने,
12 टुकड़े करने हैं हमने आपके। सो अगर ये ले टिश्यू पेपर फॉर एग्जाम्पल, ये कार्बन का एटम है भाई, हम आपको अकेला नहीं लेंगे, हमने आपके 12 टुकड़े करने हैं, 12 पीसेस करने हैं, ठीक है। ये हुए फॉर एग्जाम्पल 3, 4, 7, 8, 9, 10, और मेरे पास फॉर एग्जाम्पल ये आया इसका 12 पार्ट। कितना आया? मेरे पास आया ये 12वां हिस्सा। वो एक कार्बन एटम, उसके हमने डिवीजन की इक्वल पार्ट्स में, 12 बराबर हिस्सों में, और ये जो एक पार्ट आपके पास आया इसको हमने स्टैंडर्ड लिया। किसके तौर पे लिया? स्टैंडर्ड के तौर पर इसको लेना स्टार्ट किया। मीन्स हमने बेसिकली कौन सी हरकत की, या हमने कौन सी यहां पर कौन सा अमल किया? न्यू देखिए थोड़ा सा। हमने बेसिकली एक C12 एटम को लिया, उसको पहले बोला है सिंगल C12 कार्बन के एटम को बुलाया, और फिर क्या किया? जो एक एटम था C12 का, उसको डिवाइड किया 1/12 12 हिस्सों में। फिर क्या हुआ? मास ऑफ C12 एटम मीन्स कि भाई एक कार्बन आपके पास, एक एटम C12 का, वो हम लेके आए और उसको फिर हमने 12 से डिवाइड किया, मीन्स उसके 12 हिस्से किए, और जो 12वें हिस्से का जो मास है, 12वें हिस्से का जो मास है, ठीक है, उसको हमने नाम दिया किस चीज का? AMU का, यानी एटॉमिक मास यूनिट का। किसका? एटॉमिक मास यूनिट। सो एटॉमिक मास यूनिट सिलेंडर kg। हमने बेसिकली एक स्टैंडर्ड अपने लिए एक यूनिट निकाला। एटमों को मेजर करने के लिए हमारे पास एक यूनिट आ गया, एक सिलेंडर आ गया आपके पास। भाई अब जब भी आपने बाकी एटमों के मैसेज को मेजर करना है, तो एक जगह पर बैलेंस में उस एटम को रखो, जैसे चेयर को रखा था, और दूसरी जगह पर आपने क्या रखना है? 1/12 पार्ट या 1/12 मास ऑफ C12 एटम, या 1 AMU। क्या रखना है यहां पर? AMU आपने ये रखना है। इट मीन्स दैट हम सिलेंडर को ढूंढने में कामयाब हो गए कि भाई कार्बन लेना है, वो भी कार्बन का एक एटम, और कौन सा कार्बन? C12 वाला, जिसमें 6 प्रोटॉन 6 न्यूट्रॉन है। वो कार्बन को सेलेक्ट करना है आपने कि भाई C12 भी बैठा था, C13 भी बैठा था, C14 भी बैठा था। हमने कहा कि C12 को बोला कि आप आओ, लाखों करोड़ों C12 उठने लगे। हमने कहा नहीं नहीं नहीं, आप सब बैठ जाओ, एक बंदा आए, आप में से एक C12 आ जाए, एक कार्बन का एटम आ जाए जो C12 से ताल्लुक रखता है। एक C12 आ गया मैं, ठीक है। हमने कहा कि भाई आपके थ्रू हमने बाकी तमाम एटमों के मैसेज को कैलकुलेट करना है। सो द फर्स्ट थिंग, आप भारी हो, हमने आपके 12 इक्वल हिस्से करने हैं। जरूरी थोड़ी कि 12 किए हैं। तो सवाल उठता है कि 6 क्यों नहीं किए, 4 क्यों नहीं किए, 12 क्यों नहीं किए, 14 क्यों नहीं किए, 20 क्यों नहीं किए? भाई इसलिए नहीं किए, सवाल उठता है जहन में, ठीक है भाई। इसलिए नहीं किए कि जब हम 4 करते फिर भी वो उसका जो 4th पार्ट होता था, उसका जो वजन आता था, वो कुछ एटम्स ऐसे थे कि उससे फिर भारी पड़ता था। हमने सबसे लाइटेस्ट वो मटीरियलिस्टिक सब्सटेंस पे या पार्ट पे जाना था, तो फिर 1/2 भी किया, 1/3 भी किया, 1/4 भी देखा, 1/6 भी देखा। फिर हमने सोचा कि नहीं, अगर हम लोग 1/12 पार्ट पे जाते हैं और 1/12 पार्ट उठाते हैं और उसका वजन अगर हम देखें, तो हमें कायनात के लिए जिसमें एटम्स मौजूद है उनके लिए एक सिलेंडर मिल जाएगा, सबसे लाइटेस्ट मास वाला यूनिट मिल जाएगा।
उन्होंने कहा अच्छा सही है, इससे कंपेयर करते हैं, यस इससे जाएं। सो हम लोगों ने बेसिकली क्या किया, 1/12 मास ऑफ C12 एटम के साथ बाकी एटमों को कंपेयर करना स्टार्ट किया। कैसे के, अब यहां देखिए थोड़ा सा, हमने नाइट्रोजन को बुलाया कि भाई आप आओ, इधर आओ, नाइट्रोजन आ गया। भाई आपका मास कितना है, मुझे तो नहीं पता, आई डोंट नो एग्जैक्टली व्हाट इज माई मास, यानी इस एटम का एटॉमिक मास हमें मालूम नहीं था। तो स्टैंडर्ड से जाएंगे कि नहीं जाएंगे, सिलेंडर पे जाएंगे कि नहीं जाएंगे। तो एटॉमिक लेवल पर हमारा सिलेंडर कौन है, AMU है। हमारा सिलेंडर कौन है, 1/12 mass C12 एटम है कि नहीं है, या इसी को तो हमने बोला था AMU, एटॉमिक मास यूनिट। ओके, हमने उसको बोला, हमने ये सिलेंडर यहां रखा, यानी AMU यहां रखा, नाइट्रोजन को बोला तुम भी यहां के बैठ जाओ, बैठ गया। एक सिलेंडर रखा, यानी 1 AMU रखा, एक AMU रखा, दूसरा AMU रखा, तीसरा AMU रखा, फोर्थ AMU रखा, फर्स्ट AMU रखा, यहां तक के टोटल यहां पर 14 AMUs के पत्थर रखे, के सिलेंडर रखे। हमने कहा कि भाई हम इसके साथ तो कंपेयर कर रहे हैं, लेकिन ये AMU की जब हमने 14 AMUs के पत्थर रखे, सिलेंडर्स रखे, तब जाके नाइट्रोजन के बराबर हुआ। तो इट मीन्स दैट नाइट्रोजन हमारा वो 14 टाइम्स ज्यादा हेवियर था, ज्यादा वजनी था, किससे, AMU से। अब सवाल उठता है कि AMU खुद कितना था, उसका अपना वजन कितना था, और ये जो हमने लाखों करोड़ों के कार्बन के एटम्स पड़े थे सामने, और उनमें से हमने एक को बुलाया था और अपने साथ खड़ा किया था, उसका वजन कितना था खुद। और फिर सवाल ये उठता है कि हमने उसके जो 12 हिस्से की डिवीजन की, तो जो एक पार्ट आपके पास आया था, उस एक पार्ट का, यानी जो 12 पार्ट था उसका अपना वजन कितना होगा। जब हमें उस पूरे एक एटम के कार्बन का वजन खुद नहीं मालूम, तो उसके 12वें हिस्से का हमें कहां से मालूम होगा। अगर मुझे एक पेपर का अपना वजन खुद नहीं मालूम कि इसका टोटल मास कितना होगा, अब उसके मैं जितने भी पार्ट करूं, मुझे किसी भी हिस्से का खुद वजन तो मालूम नहीं हो सकता। हमने कहा कि इसको ध्यान से निकाल दें कि एक एटम के कार्बन का कितना मास है, लीव इट, जितना भी है हमें नहीं पता, लेकिन जब हम उसके 12 टुकड़े करेंगे, जो 12वां हिस्सा होगा, इसका मास जो भी होगा, हमें उसकी वैल्यू नहीं पता, लेकिन जो भी वैल्यू होगी उसको हमने नाम दिया था AMU का, एटॉमिक मास यूनिट का। और जब वो मालूम किया गया, तो वो आपके पास आ रहा था, एक AMU, 1 AMU आपके पास बराबर आ रहा था 1.66 10⁻⁻24 ग्राम्स। कितना आ रहा था, इतना आपके पास आ रहा था। इट मीन्स दैट 1 AMU हमारे पास 1.66 10⁻⁻24 ग्राम आया था। बात क्लियर हो गई, ठीक है, ओके गुड। अब आप थोड़ा सा सोचिए कि हमने यहां बेसिकली 1.66 10⁻⁻24 ग्राम का सिलेंडर रखा था, एक छोटा सा स्टोन रखा था, एक छोटा सा KG का पत्थर रखा था, ठीक है। मीन्स आपने 1 AMU रखा था और उसका वजन कितना था, 1.66 10⁻⁻24, और फिर एक और 1.66 10⁻⁻24 ग्राम का एक और पत्थर रखा, मीन्स एक और AMU रखा, और रखते गए यहां तक के 14 हुए टोटल। कितने हुए, तो 14 AMU एटॉमिक मास आया किसका, नाइट्रोजन का, और वो इसी बेसिस पे आया था। यहां तक कंसेप्ट क्लियर हुआ, गुड। अब आगे देखिए थोड़ा सा, फिर हमने ऑक्सीजन को बुलाया, ऑक्सीजन को बैठाया कि आप बैठो। जब ऑक्सीजन आके बैठ गया, तो हमने देखा
कि हम AMU रखते गए यहां तक के टोटल 16 AMUs रखे, यानी 16 टाइम्स ऑक्सीजन का मास ज्यादा था किससे? AMU से, या 1/12 मास ऑफ C12 के एक एटम से। हम यूं कह सकते हैं कि आपने ये सिलेंडर था, ये AMU है, इसका अपना वजन 1.66 × 10⁻24 ग्राम है, यानी इस जैसे 16 पत्थर आपने रखे तब जाकर ऑक्सीजन के बराबर हुए। हमने कहा ऑक्सीजन का मास जो आपके पास आ रहा है वो क्या है? वो 16 AMU है। क्लियर? गुड। फिर हमने क्या किया? मुख्तलिफ एटम्स को लेते गए और हम यू कैलकुलेट करते गए किस चीज को? एटमों के एटॉमिक मैसेस को। दैट्स कॉल्ड रिलेटिव एटॉमिक मास। क्योंकि आपने ये नाइट्रोजन का जो मैस निकाला है वो किस तरह निकाला? आपने AMU के साथ कंपेयर करके निकाला है, उसके साथ रिलेट करके निकाला है, यानी 1/12 मास ऑफ C12 एटम के साथ कंपेयर करके निकाला है, इसलिए इसको बोलते हैं रिलेटिव एटॉमिक मास। और सिंपली यू कैन कॉल इट एटॉमिक मास फॉर द रिस्पेक्टिव एटम या एलिमेंट के बारे में। ठीक है? सो अब कह सकते हो कि ये 14 AMU का मतलब क्या है? 14 AMU का मतलब ये हुआ आपके पास कि एक बैलेंस के एक साइड पे आपने नाइट्रोजन रखा, दूसरे साइड पे आपने 14 AMU रखे, 14 AMU के छोटे छोटे सिलेंडर रखे, या कार्बन के 12वां हिस्सा उसके 14 इस तरह के छोटे छोटे टुकड़े ढूंढ के रखना स्टार्ट किया आपने, तब जाकर आपने नाइट्रोजन का मैस निकाला, तब जाके आपने ऑक्सीजन का मैस निकाला, तब जाके आपने क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, फ्लोरीन इनके मैसेज निकालना स्टार्ट किए। सो हम लोग इस तरीके से एटमों के एटॉमिक मैसेज को कैलकुलेट कर रहे थे और उसी की बेसिस पे हमने कहा क्या कि भाई आपके पास क्या है, ये एटॉमिक मैसेज इस तरह निकालने का तरीका आ गया आप लोगों के पास। अब देखिए ये जो 14 AMU है ये एक एटम का है, ये क्या है? एक एटम का है। लेकिन अगर एक एटम आपके पास नाइट्रोजन है उसका इतना वजन होगा। कितना वजन होगा? इतना वजन होगा। ठीक है? अगर आप लोग यहां थोड़ा सा देखिए, ठीक है, अगर मैं लेता हूं ऑक्सीजन तो क्या होगा? 16 AMU। ये सिर्फ एक एटम ऑक्सीजन का होगा तो उसका इतना मास होगा। ठीक है? तो इसको मैं यूं लिख सकता हूं 16 × 1.66 × 10⁻24 ग्राम। तो ये ग्राम में आ गया आपके पास। तो ये तो एक एटम के लिए है। जब हमारे पास ऑक्सीजन का एक एटम था उसका मास कितना आया? इतना आपके पास आया। अगर मैं ये बोलूं कि नहीं, अगर हम लोग 6.022 10⁻23 एटम्स लेके आए किसके? ऑक्सीजन के, तो फिर कितने मास के बराबर होगा? अगर एक एटम ऑक्सीजन का वो ग्राम में 16 × 1.66 10⁻24 ग्राम वजन रखता है, तो बताइए जब इतने एटम्स होंगे फिर कितना मास होगा? फिर आपके पास मास आता है 16 ग्राम। ये बातें क्लियर हो रही कि नहीं हो रही? ठीक है? सो इट मीन्स दैट हमने आज ही पढ़ने की कोशिश की कि भाई ये एटॉमिक मैसेस क्या है एंड व्हाट आर रिलेटिव एटॉमिक मैसेस। ठीक है? कैन वी कॉल द एटॉमिक मास अ रिलेटिव एटॉमिक मास, अ रिलेटिव एटॉमिक मास एटॉमिक मास? यस, बोथ आर द सेम। ठीक है? और ये जो AMU है एटॉमिक मास यूनिट, ये क्या है? इसका तस्वर, इसका कंसेप्ट कहां से आया, क्यों हमें जरूरत पेश आई AMU की, और हमने इसको डिफाइन करना स्टार्ट किया, उसकी वैल्यू भी निकालना स्टार्ट की। इसी को आगे नेक्स्ट लेक्चर में लेके जाएंगे। AMU एटॉमिक मास यूनिट और रिलेटिव एटॉमिक मास पे मजीद बात करेंगे। इस कंसेप्ट को यहां तक रखिए अपने साथ, इसको पढ़िए, इस पे सोचिए और रिलेट करना स्टार्ट कीजिए। ठीक है? इंशाल्लाह आपके लिए आसानी होगी। कोई भी सवाल है, कोई भी क्वेश्चन है, यू कैन आस्क मी इन द कमेंट बॉक्स।
ठीक है, वहां पे डालें, आई विल डेफिनेटली गो फॉर द आंसर। ठीक है, आई होप सो कि आप साथ मेरे साथ जुड़ी रहिए, इस वीडियो को आगे लेके जाइए, इस चैनल को स्टूडेंट्स का चैनल समझिए। ये उन स्टूडेंट्स के लिए है जो कि चाहते हैं कि बाकी कुछ सीखें, कुछ नया सीखें, कंसेप्ट क्लियर कर सके हैं, तो उनके लिए, पर्टिकुलरली उन स्टूडेंट्स के लिए है। और एक मेरी तरफ से इतना ही गिफ्ट उनके लिए हो सकता है। काइंडली इसको शेयर करें, इसको आगे लेके जाएं, और होप सो उन तमाम स्टूडेंट्स के लिए बहुत बेहतर होगा। और पर्टिकुलरली जो अब आगे आने वाले एग्जाम्स है आपके, वो स्मार्ट सिलेबस से है और 50% एमसीक्यूज बेसिस पे है, तो ये कंसेप्ट आपके बिल्कुल रिफाइन होने चाहिए, आपको क्लियर होने चाहिए। कहीं पे भी कंफ्यूजन है तो आप एमसीक्यूज में गड़बड़ कर सकते हैं, लेकिन अगर आपका कंसेप्ट क्लियर है तो बिलीव मी आप बहुत इजीली सब कुछ कर सकते हो। ओके, टेक केयर, थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफिज।